हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज फिर से हम लोग पहले ये वाली पोएम रीड करेंगे, पढ़ना सीखेंगे इसको, और इसके बाद हम लोग आगे अपनी वर्ब देखेंगे। तो इसको रीड करते हैं। जैसे जैसे मैं बोलती हूँ आप भी बोलने की कोशिश किया करिए। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ना सीख रहे हैं इसमें। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप शब्दों का जो मतलब है वो भूल जाते हैं बाद में, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो धीमे धीमे याद होता रहेगा। अभी इसको पढ़ना सीखेंगे। तो सबसे पहले है AFTER, आफ्टर। अ BATH, बाथ। तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, का मतलब होता है एक, और BATH, बाथ का मतलब होता है नहाना। तो आफ्टर अ बाथ में ये कहना चाह रहा है कि नहाने के बाद। तो ये कविता नहाने के बाद, ये जो छोटा बच्चा नीचे बना है ये क्या कर रहा है, ये उसके बारे में है। तो पहले एक बार इस बच्चे को देख लेते हैं, जिससे पोएम ज़्यादा समझ में आएगी। तो इस पोएम में आप देख रहे हैं ना, ये जो बच्चा यहाँ पर खड़ा है टॉवेल लेकर, ये नहा चुका है और अब अपने आप को ये सुखा रहा है। इसी के बारे में इसने ये कविता लिखी है। इसने नहीं लिखी है, इसके बारे में लिखी गई है कि नहाने के बाद ये बच्चा क्या कर रहा है। और ऊपर देखिए कोने में एक छोटा सा कुत्ता बना हुआ है, ये वाला, ये है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हुई है, एक तो इस बच्चे के बारे में और एक इस कुत्ते के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं। तो सबसे ऊपर क्या लिखा रहता है, ENJOY, एंजॉय। THIS, दिस। POEM, पोएम। enjoy दिस पोएम। तो enjoy का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी पता किया था कि जब हम किसी चीज़ को, हम कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही होती, जैसे हम लोग अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाते हैं या कोई त्यौहार मना रहे होते हैं, तो हमें अच्छा लग रहा होता है ना, तो उसको enjoy करना कहते हैं। उसके बाद THIS, दिस का मतलब यह होता है। और फिर है POEM, पोएम। तो पोएम का मतलब कविता होता है। इन्जॉय दिस पोएम मतलब इस पोएम को आपको इन्जॉय करना है, इसको पढ़ करके समझना है, अपने दोस्तों के साथ इन्जॉय करना है, ठीक है। अब पहली लाइन इस पोएम की क्या है, AFTER, आफ्टर। MY, BATH, बाथ। आफ्टर माई बाथ। तो वो हम ऊपर समझ चुके हैं, आफ्टर माई बाथ मतलब नहाने के बाद, मेरे नहाने के बाद। फिर अगली लाइन क्या है, TRY, ट्राई। फिर से TRY, ट्राई। और फिर से TRY, ट्राई। तो यहाँ पर 3 बार एक ही शब्द लिखा है, ट्राई ट्राई ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। तो दूसरी लाइन में जिसके नीचे मैंने नीले रंग से लाइन खींची है, आई ट्राई 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 का मतलब है मैं कोशिश करता हूँ। 3 बार क्यों बोला है, 3 बार इसलिए बोला है कि कोई एक काम जिसको आप बताना चाह रहे हैं कि मैं उसको कितने अच्छे से करता हूँ, या आप चाहते हैं कि हम उस बात पे ज़्यादा ध्यान दें, तो उस बात को कई बार बोला जाता है ना। इसीलिए छोटा बच्चा जो है वो कोशिश करने वाली बात को 3 बार बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, आई ट्राई ट्राई ट्राई, मतलब मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद टू, TO, टू। WIPE, वाइप। MYSELF, माई सेल्फ मतलब अपने आप को या मुझे। तो टू का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, टू का मतलब छोड़ दीजिए, या कहीं कहीं पे टू हम लोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए लिखते हैं, और कहीं कहीं पे टू का मतलब होता है के लिए। तो जैसे जैसे हम लोग अंग्रेज़ी पढ़ेंगे वैसे वैसे हम समझ पाएंगे कि टू जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ के लिए लगाया जाता है। उसके बगल में लिखा है WIPE, वाइप।
वाइप का मतलब होता है पोंछना कोई चीज़, जैसे टेबल पे अगर पानी गिर जाए तो हम लोग उसको कहते हैं ना कि इसको पोंछ दो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे कि इसको वाइप कर दो। या ज़मीन पर पानी गिराकर हम लोग वाइपर से कभी कभी खींचते हैं ना, तो वाइपर क्यों बोल रहा है उसको, जो एक लंबी सी डंडी लगी होती है जिसमें जो पानी खींच देता है, उसको वाइपर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो वाइप कर दे रहा है, पानी को वहाँ से पोंछ दे रहा है, हटा दे रहा है। तो WIPE वाइप मतलब पोंछ देना, हटा देना। माई सेल्फ मतलब अपने आप को। तो ये बच्चा तीसरी लाइन में कह रहा है टू वाइप माई सेल्फ। वाइप माई सेल्फ मतलब अपने आप को पोंछता है। नहाने के बाद तो पूरा शरीर भीगा रहेगा, तो ये बच्चा क्या कोशिश करता है, नहाने के बाद अपने आप को पोंछने की कोशिश करता है। अगली लाइन में क्या लिखा है, TILL टिल। टिल मतलब जब तक। आई एम इसको आई एम भी बोलते हैं, कुछ लोग जल्दी जल्दी में आई एम बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है मैं, ठीक है। DRY ड्राई, DRY ड्राई, DRY ड्राई। तो यहाँ पर भी देखिए 3 बार DRY ड्राई बोला गया है। जैसे ऊपर ट्राई बोला गया था ना 3 बार, वैसे ही यहाँ पर 3 बार ड्राई बोला गया है। ड्राई का मतलब होता है सूखना। जैसे ठंडियों में अगर हम बोलें कि हमारी स्किन बहुत सूख रही है ना, ज़्यादा क्रीम लगानी पड़ती है, हाथ पैर ज़्यादा सूखते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हाथ पैर क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है। तो ड्राई मतलब सूखना। या कपड़े अगर हमने भीगे हुए रख दिए हैं छत पे या टांग दिए हैं, तो वो क्या होते हैं, हवा से और धूप से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो ये बच्चा भी क्या कर रहा है, अपने आप को पोंछने की कोशिश कर रहा है। टिल जब तक, आई एम मैं, ड्राई 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 सूख जाता हूँ, सूखा नहीं हो जाता हूँ, ठीक है। तो मतलब कि जब तक इसके शरीर पे जितना भी पानी है वो सूख नहीं जाता है, तब तक ये अपने आप को क्या करता है, वाइप करता रहता है, पोंछता रहता है। तो हम लोगों ने ये पहली 4 लाइनें पढ़ ली। इसमें ये बच्चा ये कह रहा है कि नहाने के बाद ये कोशिश करता है अपने आप को पोंछने की, तब तक जब तक ये पूरी तरीके से पानी इसके शरीर का सूख नहीं जाता है। आगे देखते हैं। अब आगे ये क्या लिखा है, HANDS, हैंड्स, इसको बोलते हैं हैंड्स। उसके बगल में है TO2, WIPE वाइप। तो हैंड्स मतलब क्या होता है, हाथ होता है। टू मतलब के लिए, यहाँ पर टू का मतलब के लिए है। WIPE वाइप मतलब पोंछना। तो हैंड्स टू वाइप मतलब पोंछने के लिए क्या क्या है, क्या अब ये अपने बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में बता रहा है कि क्या क्या पोंछता है। तो सबसे पहली लाइन में इसने बताया हैंड्स टू वाइप मतलब पोंछने के लिए इसके पास क्या है, हाथ हैं। उसके बाद फिर और क्या पोंछता है, अगली लाइन में लिखा हुआ है AND एंड मतलब होता है और। FINGERS फिंगर्स, फिंगर्स मतलब होता है उंगलियां। AND एंड का मतलब फिर से और, ये हम पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में अपने कि एंड का मतलब और होता है। TOES टोज़, टोज़ कहते हैं जो पैर के जो पंजे होते हैं ना, उसको हम लोग टोज़ बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर ये इस लाइन में ये कह रहा है कि एंड फिंगर्स एंड टोज। तो क्या क्या पोंछता है ये, पहले तो अपने हाथों को पोंछता है, उसके बाद हाथों की उंगलियों को पोंछता है और पैर के पंजे को पोंछता है। फिर अगली लाइन में क्या बोल रहा है, AND एंड, फिर से एंड बोल रहा है मतलब और। TWO टू, WET वेट, LEGS लेग्स। तो एंड का मतलब और है, ये जो TWO लिखा है ना इसका मतलब होता है दो, ये वाला दो। उसके बाद WET वेट, वेट मतलब गीला, और LEGS लेग्स मतलब पैर। तो अब इस लाइन में ये बोल रहा है कि और दो गीले पैर। तो अभी तक इसने क्या क्या पोंछने को बताया था कि हाथ हैं, उंगलियां हैं, पैर के पंजे हैं, और क्या पोंछता है, दो गीले अपने पैरों को भी ये पोंछ रहा है। फिर अगली लाइन में क्या बोल रहा है,
एंड मतलब और, मतलब एक, SHINY शाइनी, शाइनी मतलब चमकीली, जैसे जो चीज़ बहुत कहते हैं ना चमकीली है, शाइन कर रही है, तो शाइनी मतलब जो चीज़ चमक रही हो। NOSE नोज़, नोज़ मतलब नाक। तो इस लाइन में एंड अ शाइनी नोज मतलब और क्या पूछता है ये, और एक चमकीली नाक। तो अपनी नाक को ये कैसा बता रहा है, किस तरीके की नाक बता रहा है, चमकीली नाक जो चमक रही है, जो दूर से दिखाई दे जाए, तो वैसी इसकी जो नाक है उसको भी ये पूछ रहा है। तो इस लाइन में हमने देखा कि ये बच्चा क्या क्या कर रहा है, अपने हाथों को पोंछ रहा है, उंगलियों को पोंछ रहा है, पैर के पंजों को पोंछ रहा है, दो गीले पैरों को पोंछ रहा है और अपनी एक चमकीली नाक को पोंछ रहा है। आगे देखते हैं और क्या लिखा है। अगली लाइन में लिखा है जस्ट, JUST, जस्ट। इसका मतलब होता है सिर्फ। THINK, थिंक, थिंक मतलब सोचो। HOW हाउ, MUCH मच। तो हाउ मच का मतलब होता है कितना, ठीक है। जैसे आपकी दुकान पे कोई आए सामान लेने, अगर कोई दुकान पे जाता है या आता है तो कोई बोलता है ना, हम लोग पूछते हैं कि भैया ये सामान कितने का है, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ मच, मतलब कि कितने का है या कितना। अगली लाइन में LESS लेस मतलब कम। TIME टाइम मतलब कि समय। आई और डी, इसको आइड बोलते हैं और कुछ लोग इंग्लिश में इसको आई वुड भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। आई वुड मतलब कि मैं, अभी आई वुड का मतलब आप मैं समझिए, जब हम लोग आगे की क्लास में जाएंगे तो वुड का मतलब और अच्छे से समझेंगे। TAKE टेक, टेक मतलब लेता। तो इस लाइन में बच्चा कह रहा है लेस टाइम आई वुड टेक, लेस टाइम मतलब कम समय मैं लेता। तो इन दोनों लाइनों में बच्चे ने बोला कि अब सोचो या सिर्फ सोचो कि मैं कितना कम समय लेता। कब कम समय लेता, देखते हैं आगे। IF इफ मतलब अगर, आई मतलब मैं, WERE वर, यहाँ पर वर का मतलब है होता। वर के और भी मतलब होते हैं, ये भी हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर WERE को हम लोग बोलेंगे वर और इसका मतलब होता है होता। मतलब एक, DOG डॉग मतलब कुत्ता। तो इस लाइन में ये बच्चा कह रहा है कि इफ़ आई वर और डॉग, अगर मैं एक कुत्ता होता, मतलब अगर वो छोटा बच्चा इंसान का बच्चा नहीं होता, अगर वो एक कुत्ता होता, कुत्ता बना होता, तो फिर क्या होता, वो कितना कम समय लेता। तो आप लोगों ने कुत्ते को देखा है ना कि वो नहाने के बाद कैसे अपने आप को सुखाता है। देखते हैं। AND एंड मतलब और। COULD कुड। SHAKE शेक, शेक करना, बताते हैं क्या होता है। SHAKE शेक, SHAKE शेक। तो यहाँ पर शेक करने का मतलब हम कैसे समझेंगे, आप लोगों ने कुत्ता देखा है ना कभी, जब वो भीग जाता है या वो किसी बारिश के पानी में भीग जाएगा या वो नहा रहा होगा किसी नाली वाली में, तो उसके बाद जब वो अपने आप को सुखाने की कोशिश करता है तो कैसे वो शेक करता है ना अपने आप को, जैसे कि इस फोटो, ऊपर वाले फ़ोटो में हम लोगों ने देखा था, वो अपने पूरी बॉडी को ज़ोर से हिलाता है और सारा पानी जो है वो ज़मीन पर अपने आप गिर जाता है। तो वो टॉवेल लेकर अपने आप को साफ़ नहीं करता है, वो बस 1 मिनट में अपने आप को जल्दी से शेक करता है और सारा पानी गिर जाता है नीचे। तो ये बच्चा ये कह रहा है इसमें कि अगर मैं एक कुत्ता होता तो मुझे अपने हाथों को पैरों को बार बार अलग से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं कुत्ते की तरह 1 मिनट में अपने आप को पूरा शरीर हिला लेता और जल्दी से सूख जाता।
तो इस पूरी पोयम ने हम लोगों ने रीडिंग की और इसका मतलब भी समझा। अगर आप लोगों को मतलब समझ में नहीं आया या आप लोगों को कुछ पढ़ने में मुश्किल हो रही है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन करके पूछ सकते हैं कुछ भी। तो क्वेश्चन सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि जो मैं अभी आगे आप लोगों को वर्ब दूंगी, वर्ब करवाऊंगी, उसमें से ही पूछना है। अगर रीडिंग वाले पार्ट में भी कुछ पूछना रहता है कभी तो आप ये हमसे पूछ सकते हैं। और अभी हम लोग जब कुछ दिनों की रीडिंग प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो उसके बाद फिर हम आप लोगों का रीडिंग का टेस्ट लेंगे। तो रीडिंग के टेस्ट में ऐसा नहीं होगा कि आप घर पे बैठ के अपने मन में बोल लेंगे और मुझे लगेगा कि हो गया है। मैं कॉल करके बच्चों से एक एक बच्चे से बोलूँगी कि अपनी पोयम पढ़ के सुनाओ। तो ये सारी जो पोयम मैं बोलती जा रही हूँ इसको रफ़ कॉपी में लिख कर पढ़ने की प्रैक्टिस किया करिए, जिससे जब आप लोगों का रीडिंग वाला टेस्ट हो तो आप पढ़कर मुझे सुना सकें। आपको याद नहीं करना है, पर हर एक शब्द बोला कैसे जाता है ये समझना है और अपने दोस्तों के साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अब हम लोग एक बार इसकी फाइनल रीडिंग फिर से कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग हो सके तो मेरे साथ साथ पढ़िएगा अपने मन में या ज़ोर से, जैसे भी ठीक लगे। AFTER आफ्टर, MY माई, BATH बाथ, I try, to, WIPE wipe, MYSELF myself, TILL till, I am DRY dry, dry। अगली लाइन में HANDS hands, TO2 WIPE wipe, AND and, FINGERS fingers, AND and, TOES toes, AND and, TWO2 WET wet, LEGS legs, AND and, SHINY shiny, NOSE nose। आगे देखते हैं। JUST just, THINK think, HOW how, MUCH much, LESS less, TIME time, ID I'd, TAKE take, IF if, WERE were, DOG dog, AND and, COULD could, SHAKE shake, SHAKE shake, SHAKE shake। तो मैंने एक एक शब्द आपके लिए पढ़ दिया है। आप प्लीज़ इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करिए और आप चाहें तो फ़ोन मिला करके मेरे साथ अभी पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिस भी बच्चे को लग रहा है कि वो मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहता है वो मुझे बता दे, मैं कॉल पे रहूँगी और आप पढ़िएगा और जहाँ नहीं आएगा मैं आपको बता दूँगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इंग्लिश में अपने फेयर कॉपी में नोट्स लिख रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने वर्ब लिखा हुआ है। आज हम लोग ये वर्ब का आखिरी काम कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अपने अंग्रेज़ी के नियम बनाएंगे और उसके पहले एक छोटा सा टेस्ट लेंगे वर्ब का ही। तो हमने देखा, एक बार फिर से बता देती हूँ, मैं आप पिछली 2 क्लासेस में मैंने ये बात बताई है कि वर्ब यानी कि क्या होता है, कोई भी काम जिसको हिंदी में हम लोग क्रिया भी बोलते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया, काम हो गया या फिर क्रिया हो गई। या अगर मैं बोलूँ कि मैं टहल रही हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या काम कर रही हूँ,
टहल रही हूँ, तो यहाँ पर टहलना वर्ब हो गया। तो हिंदी में जिस चीज़ को टहलना बोल रहे हैं या फिर पढ़ना बोल रहे हैं, अंग्रेज़ी में इसी बात को 3 अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो 3 अलग अलग जो तरीके हैं उसको पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्म बोला गया है वर्ब का। ठीक है, फॉर्म मतलब उसका एक प्रकार है। तो अब उसको हम लोग, जो पहला फॉर्म है उसका पूरा नाम है प्रेजेंट, PRESENT। जो दूसरी फॉर्म है उसको बोलते हैं PAST, पास्ट। और जो तीसरी फॉर्म है उसको बोलते हैं PAST, पास्ट, PARTICIPLE, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आसानी के लिए हम लोग पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म बोलते हैं, पर अगर कोई बोले नाम लेकर के कि पास्ट वाली फॉर्म यूज़ करिए तो आप समझ जाइएगा कि दूसरी फॉर्म की बात हो रही है। और इसी तरीके से अगर कोई बोले पहली फॉर्म तो समझ जाइएगा कि प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, या अगर कोई बोले कि पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म तो समझ जाइएगा कि जो आखिरी में तीसरे नंबर पे लिखते हैं उसकी बात हो रही है। तो हमने देख लिया कि वर्ब को अंग्रेज़ी में हम लोग यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके से लिखना सीख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कई सारे शब्दों को लिखा है। जहाँ तक कॉपी में अभी काम हुआ है ना, आपने लाइन खींची होगी, कॉपी को 4 अलग अलग खानों में बांटा होगा, उसी के नीचे से लिखना शुरू कर दीजिए। नए पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नए पेज पे जाना है तो वहाँ पर भी वैसी ही लाइंस खींच दीजिए। तो आज का पहला शब्द है देना। सबसे पहले वाले खाने में हिंदी का मतलब लिख लीजिए देना। देना को पहली फॉर्म में वर्ब में कहते हैं गिव, GIVE, गिव। वर्ब की दूसरी फॉर्म में कहते हैं गेव, GAVE, गेव। और वर्ब की तीसरी फॉर्म में बोलते हैं गिवन, GIVEN। यहाँ पे प्लीज़ आप लोग स्पेलिंग बहुत ध्यान से रखिएगा। देख लीजिए, यहाँ पर आई है और यहाँ पर ए है, और यहाँ पे तो पूरी स्पेलिंग में एन लगा दिया बाद में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर एक लाइन छोड़कर अगला शब्द लिखिए, जाना। जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, पहली फॉर्म में GO, गो। दूसरी फॉर्म में कहते हैं वेंट, WENT, वेंट। और तीसरी फॉर्म में कहते हैं गॉन, GONE, गॉन। फिर एक लाइन छोड़ के अगला शब्द लिखिए, बढ़ना। बढ़ना को इंग्लिश में जो पहला शब्द है, पहली फॉर्म है, उसमें कहते हैं ग्रो, GROW, ग्रो। दूसरी फॉर्म में कहते हैं ग्रीव, GREW, ग्रीव। और तीसरी फॉर्म में कहते हैं ग्रोन, GROWN, ग्रोन। स्पेलिंग देखिए, यहाँ पर O है, यहाँ पर E है और यहाँ पर N है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप लोगों ने नहीं लिखा है तो पॉज कर लीजिए। अगला शब्द है लटकना। लटकने को वर्ब की पहली फॉर्म में कहते हैं हैंग, HANG, हैंग। दूसरी फॉर्म में कहते हैं हंग, HUNG, हंग। और तीसरी फॉर्म में भी कहते हैं हंग, HUNG, हंग। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर यू का। अगला शब्द देखते हैं, एक लाइन छोड़कर लिखिएगा, कोई चीज़ पास रखना। कोई चीज़ पास रखने को वर्ब में पहली फॉर्म में कहते हैं हैव, HAVE, हैव। दूसरी फॉर्म में कहते हैं हैड, HAD, हैड। और तीसरी फॉर्म में भी कहते हैं हैड, HAD, हैड। स्पेलिंग का ध्यान दीजिए। अगला शब्द है सुनना। सुनने को इंग्लिश में वर्ब में पहली फॉर्म में कहते हैं हियर, HEAR, हियर। दूसरी फॉर्म में कहते हैं हर्ड,
HEARD हर्ड। और तीसरी फॉर्म में भी कहते हैं हर्ड, HEARD हर्ड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हियर के बाद यहाँ पे डी लगा दिया गया है, ठीक है। स्पेलिंग ऐसे याद रखिएगा, आखिरी में इधर डी लगा दिया गया है। और ऊपर भी देखिए क्या हुआ था, HA यहाँ पर VE था और यहाँ पर डी लगा दिया गया था, ठीक है। मैं आगे बढ़ रही हूँ। रखना, रखना को वर्ब की पहली फॉर्म में कहते हैं कीप, KEEP कीप। दूसरी फॉर्म में कहते हैं केप्ट, KEPT केप्ट। और तीसरी फॉर्म में भी कहते हैं केप्ट, KEPT केप्ट। स्पेलिंग देखिएगा, पहले वाले में 2 बार ई है और बाकी दोनों में 1 बार ई और 1 बार पी है। अगला शब्द एक लाइन छोड़कर लिखिए, जानना। जानना को इंग्लिश में पहली फॉर्म में कहते हैं वर्ब की KNOW नो। वर्ब की दूसरी फॉर्म में कहते हैं KNEW न्यू। ये शुरू तो के से हो रहा है, पर इसको के को हम लोग ऐसा मानते हैं कि के साइलेंट है। साइलेंट है मतलब कि के को हम लोग बोलेंगे नहीं, के बस लिखेंगे, बोलते वक्त के को हटा लेंगे। फिर तीसरी फॉर्म में है KNOWN नोन। यहाँ स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, पहले में देखिए यहाँ पर ओ है, फिर दूसरे में यहाँ पर ई है और तीसरे में सबसे आखिरी में एन लगा दिया है और बीच में तो ओ ही है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़कर अगला शब्द लिखिए, लेटना। लेटने को इंग्लिश में लिखा है LAY ले। दूसरी फॉर्म में है LAID लेड और तीसरी फॉर्म में भी है LAID लेड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाई था पहली फॉर्म में और दूसरी फॉर्म में हमने ID और ID लगा दिया, वाई हटा दिया, तो हो गया ले, लेड, लेड। आखिरी शब्द देखते हैं, बनाना। कुछ भी बनाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो वर्ब की पहली फॉर्म में कहते हैं मेक, MAKE मेक। दूसरी फॉर्म में कहते हैं मेड, MADE मेड। और तीसरी फॉर्म में भी कहते हैं मेड, MADE मेड। तो यहाँ पे स्पेलिंग में क्या अंतर आया, के की जगह हम लोगों ने डी और डी लगा दिया, ठीक। तो अब हम लोगों का वर्ब के हम लोगों ने अलग अलग रूप देख लिए। अब हम लोग अगली क्लास में और वर्ब अभी फ़िलहाल नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने मेरे ख्याल से शायद 30 वर्ब के शब्द लिख लिए होंगे अभी तक। अब अगली क्लास में क्या होगा, अगली क्लास में टेस्ट होगा आप लोगों का। ये जो आप लोगों ने 30 शब्द लिखे हैं ना वर्ब के, जहाँ पर एक हिंदी का अगर आपको शब्द दे दिया जाए तो उसको अंग्रेज़ी में वर्ब के 3 अलग अलग फॉर्म्स में कैसे लिखना है, ये आप लोगों ने अभी तक सीखा है। ये जो अंग्रेज़ी के 3 अलग अलग फॉर्म्स हैं, इसको आपको याद करना है, ठीक है। मतलब अगर जब मैं टेस्ट लूँगी ना अगली क्लास में, तो मैं किनारे वाला हिंदी लिख दूँगी और आपको उसके बगल वाला जो इंग्लिश है वो आप लोगों को लिखना होगा। कोई भी 10 आप लोगों को करने होंगे, मैं टोटल आप लोगों को 20 दे दूँगी। इस तरीके से मैं 20 लिख दूँगी, ठीक है। इसमें से कोई भी 10 शब्दों का आप लोगों को आंसर लिखना होगा। सारे का मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सारे का लिखने में आप लोगों को याद करने में दिक्कत हो सकती है। तो आप किसी भी 10 शब्द का ये तीनों फॉर्म याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग याद करेंगे, इसीलिए मैं जो आप लोग का टेस्ट लूँगी ना, उसमें मैं 20 नहीं, मैं एक काम करूँगी, मैं 30 लिख दूँगी। मतलब अभी तक जितना आपने काम किया है मैं वो सारे का हिंदी लिख दूँगी और आप लोगों को उसमें से जो भी आता है, कम से कम 10 होना चाहिए, जो भी आता है अंग्रेज़ी में वो आप लिखते जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं और अच्छे से समझा देती हूँ कि कैसे होगा टेस्ट। जैसे अभी आप ये पेज देख रहे हैं ना, जिसमें एक हिंदी का शब्द यहाँ पर लिखा है और आगे इंग्लिश में उसको 3 अलग अलग तरीक़ों से कैसे बोला जाएगा ये लिखा है। लेकिन जब टेस्ट होगा तब हम क्या करेंगे, हम
सिर्फ ये हिंदी के शब्द लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ एक एक लाइन छोड़कर हम ये लिख के दे देंगे। इसके आगे का ये जो अंग्रेज़ी है ना, ये तीनों, ये आप लोगों को याद करना है। इस तरीके से आपको हिंदी के 10 शब्द याद करने। जैसे मान लीजिए पहला शब्द हो गया देना, दूसरा शब्द हो गया जाना, तीसरा शब्द हो गया बढ़ना। ऐसे ही करके आप लोगों को 10 अलग अलग हिंदी के शब्दों का ये आगे वाला पूरा याद करना है। और टेस्ट में जो 10 आपको आते होंगे, मैं तो बहुत सारे इधर जितने मैंने कराए हैं मैं सब लिख दूंगी आप लोगों के लिए। इसमें से जो 10 आपने याद किए हैं वो आप वहाँ पर आंसर में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब टेस्ट मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि मैं टेस्ट में क्या पूछने वाली हूँ। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आया है, तो आप पूछ सकते हैं। और टेस्ट की तैयारी करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप 10 से ज़्यादा याद कर लें, क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से याद नहीं रहते हैं तो आगे नियम बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, बार बार पन्ने पलट के पीछे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको याद करिए और फिर कल के टेस्ट के बाद हम लोग आगे के नियम और बनाना सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।